हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और उसका उदारवादी चरण। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका गठन कैसे हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट फेज है जिसको हम उदारवादी चरण कहते हैं यहाँ पे, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर तरीके से देश को नेतृत्व प्रदान करा, देश की जनता को नेतृत्व प्रदान करा और वो टाइम पीरियड में वो जिस तरीके से नेतृत्व प्रदान कर रहे थे उसको बोला गया था उदारवादी चरण। जो उनका तरीका था उस तरीके को लेकर, तो बेसिकली यही हम पूरे सेशन में डिस्कस करने वाले। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अराउंड 35-40 मिनट्स का होगा। और चैप्टर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, आप में से जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले साल में, तो आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ कोर्सेज है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान। तो आप देख लीजिए किस तरह की आपकी प्लानिंग है, आप कब अटेम्प्ट देने वाले हैं, उसके हिसाब से आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पर 26 मई को 26 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पर जो कि यूपीएससी सीएससी 2024 में बैठने वाले हैं, अपियर करने वाले। तो मॉक टेस्ट सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपके लिए एक प्लान मैनर में मॉक टेस्ट लेकर आया है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दी हुई है। डेली बेसिस पे ये टेस्ट होगा। पूरे 100 क्वेश्चन नहीं, अराउंड 40 क्वेश्चन हम देंगे। आपके जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है आपको देने के लिए, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो सके, प्रैक्टिस भी हो सके। इसकी बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंकिंग, डिटेल एनालिसिस सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर अभी तक आप इसे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो ज्वाइन करिए और कोई भी टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। बहुत ज्यादा इसे नहीं खींचेंगे, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। अब तक आप मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी जर्नी देखकर आ चुके हैं। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि मुगल्स डिक्लाइन हुए, फिर 1 बाय 1 सारे जो भी छोटे छोटे स्टेट्स का ओरिजिन हुआ था वो हमने डिस्कस करा। फिर यूरोपियंस का आना देखा, फिर उनमें से एक ही यूरोपियन नेशन ब्रिटेन जो है वो किस तरह से भारत में आ रहा है, रूल कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलिंग फेज पड़ा। फिर हम देखते हैं 1857 का रिवोल्ट खत्म होने के बाद से क्राउन रूल चालू हो गया और क्राउन रूल के बाद से अब हमारे देश में जो आगे की स्ट्रेटेजी है वो मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो देखो बेसिकली ये जो फेज है हम मान सकते हैं 1870 के दशक से 1947 तक की जर्नी। ठीक है, तो 1870 का दशक जो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे थे। यानी ब्रिटिश ने 1858 में बोला क्राउन रूल के साथ ही कि अब हम भारतीयों को उनके राइट्स देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। 1870 के दशक में बहुत सारे ऐसे कानून आए थे जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताकर आ चुकी हूँ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में देखा था, एल्बर्ट बिल के बारे में देखा था। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे ऐसे कानून थे जो भारतीयों के खिलाफ थे। साथ ही बहुत सारे हमें छोटे छोटे प्लेटफॉर्म का ओरिजिन होते हुए दिखाई दिया था जो कि स्पेसिफिक किसी एक वर्ग के हित की बात कर रहे थे, जमींदारों के हित की या किसी अन्य वर्ग की। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स उभर रहे थे उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक राष्ट्रीयता की भावना के प्रचार प्रसार में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, फाइनली कंक्लूडेड फॉर्म में हमें दिखाई देता है कि भारतीय चाह रहे थे कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब सामने आए जो कि पूरे इंडिया को, मतलब एक अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, उनके आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी हितों को रिप्रेजेंट करे ब्रिटिश के आगे। ओके, उनको रिप्रेजेंट करे ब्रिटिश के आगे, उनकी डिमांड को रिप्रेजेंट करे। तो ये हमें महसूस हो गया था कि हमें इस तरह का राजनीतिक पटल चाहिए और वही हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, कांग्रेस का गठन कब होता है? 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। ये सारे डेटा बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के जो यूपीएससी पूछना चाहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्ट का तो देखो थोड़ा बहुत इधर उधर है, जब बार बार रिवाइज करते हो खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। तो ये जो कांग्रेस का गठन हुआ था ना 1885 से, इस कांग्रेस का हमें 3 फेज दिखाई देता है। अगर मैं 1947 तक की जर्नी बात करूं, सबसे पहला चरण जिसे हम बोलते हैं उदारवादी चरण या फिर मॉडरेट फेज। ठीक है,
दूसरा जिसको हम बोलते हैं उग्र राष्ट्रवादी या फिर इसे कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, और तीसरा जिसे हम बोलते हैं गांधीवादी चरण या फिर गांधीयन एरा। ठीक है, तो कांग्रेस के 3 फेज थे। ये फेज हमें कब से कब तक दिखाई देता है? अराउंड 1885 से लेके 1905 तक का टाइम पीरियड था। ये फेज हमें कब दिखाई देता है? 1905 से लेके अराउंड 1915 तक का। ये फेज हमें दिखाई देता है 1915 से लेके 1947 तक का। क्या था, थोड़ा सा जान लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चालू होता है उदारवादी चरण, जहां पर कांग्रेस की स्थापना हुई, और स्थापना होने के बाद से जो उसके महत्वपूर्ण नेता थे वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश रूल ना करें। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश रूल ना करे। वो चाहते थे भारत में ब्रिटिश रूल करे, लेकिन सही तरीके से रूल करे, भारतीयों को उनके अधिकार देते हुए। तो ये कभी भी स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई थी भारत में सही तरीके से प्रशासन चलाए ब्रिटिश, और भारतीयों के आर्थिक, राजनीतिक सभी हितों को सुनिश्चित करे। इसके लिए ये समय समय पे ब्रिटिश सरकार के सामने याचिकाओं के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी डिमांड को रख रहे थे कि यहाँ पर आप ये गलत कर रहे हैं। और वो ये जो डिमांड रख रहे थे उसको ब्रिटिश कभी कभी फुलफिल करती थी, कभी नहीं करती थी। तो बेसिकली इसी वजह से इस फेज को क्या बोला गया? उदारवादी चरण। इस चरण में इंडिया का मास क्या इनसे जुड़ा हुआ था? नहीं, जो जन समुदाय है वो इनसे कनेक्टेड नहीं थे। बहुत ही कम लोग थे जो उस समय कांग्रेस से जुड़े हुए थे या उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ज्यादातर पढ़े लिखे, प्रभुत्वशाली, जो अपर मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस में हमें वर्चस्व दिखाई देता है। ये क्या था? उग्र राष्ट्रवादी। एकदम से 1905 में एक अलग विचारधारा के लोग क्या उग्र राष्ट्रवादी अचानक से पैदा हुए? नहीं, ये पूरा जब फेज चल रहा था ना, तो इसी फेज में कुछ हमें ऐसे भी लीडर्स दिखाई देते हैं जिन लीडर्स को ऐसा लग रहा था कि क्यों आप चाह रहे हो कि ब्रिटिश हमें ये अधिकार दे, हम ब्रिटिश से अधिकार मांग ही क्यों रहे हैं, हम ब्रिटिश को बाहर क्यों नहीं करते। ठीक है, तो ये जो इनका फेज चल रहा था ना, इनके फेज में इनकी जो डिमांड जब ब्रिटिश नहीं मानती थी, तो ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इसी समय प्रिपेयर हो रहे थे, जिसे हम लाल बाल पाल बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को स्पेशली मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। तो वो यहीं से एक्टिव हो गए थे। उनका कहना था गलत कर रहे हैं, हमें याचिका का सहारा छोड़कर लोगों को अपने साथ मिलाना चाहिए, मिला के एक मास मूवमेंट चालू करना चाहिए। इनका कहना था नहीं, अभी भारत के लोग प्रिपेयर नहीं है एक मास मूवमेंट को करने के लिए, तो अभी लोगों को, भारत के लोगों को इससे नहीं जोड़ना चाहिए, हमें अपने स्तर पर लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये एक फेज आया 1905 का, जब बंगाल का विभाजन हुआ। विभाजन के साथ ही उग्र राष्ट्रवादी सामने उतर आए, जो अभी तक पीछे से बात कर रहे थे, सामने उतर कर आकर बोलेंगे कि जो हम बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन करें, इस आंदोलन में सबको जोड़ना चाहिए, सबको जोड़कर लेकर चलो। इस आंदोलन का प्रसार बंगाल के बाहर भी करो, बॉम्बे है, पंजाब है, अन्य क्षेत्रों में भी करो, जो इन्होंने करने की कोशिश भी की। और यहाँ पर ये कंसेप्ट लेकर आते स्वराज का। हालांकि तिलक पहले भी बोल चुके थे स्वराज, लेकिन यहाँ पे ये सामने से लेकर आएंगे स्वराज की बात। ये इनको अच्छा नहीं लगता है। इन दोनों के बीच मनमुटाव होता है। 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई। स्प्लिट होने का मतलब कांग्रेस 2 पार्ट में नहीं बटी थी, ये कांग्रेस से अलग हो गए, ये कांग्रेस में बने रहे। दोनों में से किसी की भी बातें फुलफिल नहीं हुई। ब्रिटिश ने जब ये कांग्रेस से अलग हुए, इनको खूब कूटा पीटा, देश से बाहर निकाल दिया या फिर जेल भेज दिया। ये लोग जो थे, इनको ब्रिटिश बहला रही थी कि भाई अभी हम आपके लिए नया कानून लाने वाले। पुचकारते पुचकारते 1909 का एक्ट आ गया, जिस एक्ट ने इनको हतोत्साहित कर दिया। तो दोनों को समझ में आ गया कि भैया हमको एक होकर ही रहना पड़ेगा, वरना हमें निपटा दिया जाएगा। तो फाइनली 1915 में दोनों जो है एक हो जाते हैं। वो सब स्टोरी हमारी आगे की है। 1915 में गांधी जी आते हैं इंडिया। साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में जो नस्लीवाद की भावना थी, उसको किस तरह से इन्होंने कम करने की कोशिश की, वो सब जानते थे। तो वहीं पर ये प्रैक्टिस करके आ चुके थे, सत्याग्रह, अहिंसा, इन सब चीजों की। भारत में जैसे इनकी एंट्री हुई, इनके राजनीतिक गुरु ने इन्हें एडवाइस किया कि अगर आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री करें तो सबसे पहले आपको इंडियंस को समझना होगा, क्योंकि ना तो ये समझ पाए ना तो ये समझ पाए, मतलब ये जन आधार नहीं अपना बना पाए, लोगों को ज्यादा जोड़ नहीं पाए। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले लोगों से कनेक्ट करना होगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा। और इसके लिए क्या करिए? देश भ्रमण करिए। गांधी जी ने बहुत अच्छे से बात मानी, 1 साल देश भ्रमण किया, 2-3 जगह अपने प्रैक्टिसेस किए सत्याग्रह के, जैसे बिहार के चंपारण हो गया, गुजरात में अहमदाबाद खेड़ा मिल जो सत्याग्रह हो रहा था, वो इनके द्वारा चलाया गया, जिन तीनों ही जगह इनको सक्सेस मिली। फाइनली फिर आगे हमें दिखाई देते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट ये लेकर आते हैं, खिलाफत के मुद्दे को सपोर्ट करने
करने के लिए जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दिया। उसी समय रॉलेट एक्ट, वो पूरा प्रोसेस था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको भी ध्यान में रखते हुए वो मूवमेंट चलाया गया था। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वहां से गांधी जी लीड करने लगे हमारे नेशनल मूवमेंट को, और फिर हम आगे बहुत सारे मूवमेंट देखते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि एक विचारधारा का प्रभाव आपको अलग अलग टाइम पीरियड में दिखाई दे रहा है, इस वजह से इस पूरे फेज को हम क्या बोल रहे हैं, उदारवादी चरण कह रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीच में कुछ समय ऐसा आता है जब पॉलिटिकल वैक्यूम जैसी सिचुएशन दिखाई देती है, मतलब जब कोई मूवमेंट नहीं होता है, कांग्रेस को ढंग से लताड़ देती है ब्रिटिश, ऐसा समय आया था 1907 के बाद। उस मूवमेंट पे हमें दिखाई देते हैं रिवॉल्यूशनरीज, जिसे बोलते हैं क्रांतिकारियों का फर्स्ट फेज, जहां पर आप गदर पार्टी वगैरह के बारे में जानेंगे। 1909 से 1914-15 तक ये एक्टिव दिखाई देते हैं। रिवॉल्यूशनरीज का सेकंड फेज आता है, जहां पर आप भगत सिंह के बारे में जानते हैं। वो कब चालू होता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जैसे ही खत्म हुआ, तो 1922 से 1928 तक जो पॉलिटिकल वैक्यूम जैसी सिचुएशन थी, उस मूवमेंट पर रिवॉल्यूशनरीज का सेकंड फेज चालू हुआ, जहां पर हम देखते हैं कि वो किस तरह से हिंसा का प्रयोग करते हुए जो भी ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारतीयों के खिलाफ कोई एक्शन लेते थे, गलत तरीके से भारतीयों को प्रताड़ित करते थे, उन पर हिंसा किया जाता था, वो सब हम आगे देखेंगे। तो ये पूरा एक सिनॉप्सिस फॉर्म था जो मैंने आपको बता दिया। अब आई होप आप समझ पाए होंगे, हम स्पेसिफिक इस सेक्शन के बारे में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बचपन से पढ़ते आए हो, बहुत ज्यादा मुझे इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 19वीं शताब्दी के छठे दशक में, यानी कि लगभग 1960 के आसपास, आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि कोई हमें एक अखिल भारतीय प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें एक कोई तो एक ग्रुप चाहिए जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सके। इसके पहले बहुत सारे ग्रुप थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कलकत्ता में बन रहा है, बॉम्बे में बन रहा है, मद्रास में बन रहा है, लेकिन वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, पूरे देश के सभी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, केवल पर्टिकुलर वर्ग की हित की बात कर रहे हैं। यहां पर यह महसूस हुआ, और इस महसूस जो हो रहा था, जिसकी अंदर से चाहत आ रही थी, उसको किसने साकार कर दिया? ब्रिटेन का ही ब्रिटिश अधिकारी था ये, इसका नाम था एओ ह्यूम, ठीक है। सेवानिवृत्त था, रिटायर्ड हो चुका था। एओ ह्यूम जो है, सबसे पहले 1883 में उनने काफी सारे लोगों के साथ मिलकर, जो इस तरह की बात चाह रहे थे, उनके साथ में मिलकर एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। वो कॉन्फ्रेंस में सब लोग मिले, उन्होंने डिस्कशन किया, और डिस्कशन के बाद फाइनली डिसाइड किया कि 1884 में हम क्या करते हैं, एक संस्था बना देते हैं इस तरीके का, और उस संस्था का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। देखो टर्म क्या यूज हो रहा है, इंडियन नेशनल यूनियन। हालांकि ये संस्था बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। हाँ, इस संस्था ने अगले साल अपनी एक बैठक आयोजित की। इंडियन नेशनल यूनियन, जहां पर कुछ लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि 1885 में हम पूना में मिलते हैं। लेकिन पूना में उस साल हो जाता है हैजा फैलने के कारण 1885 में इनकी बैठक तो हुई, लेकिन वो पूना में नहीं हुई, बल्कि पूना की जगह कहां पर होती है? बंबई, यहां पर लिख दो, ठीक है, ओके। पूना की जगह कहां पर? बॉम्बे में आयोजित की गई। तो 1885 में बॉम्बे में लगभग 85 लोगों के साथ में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां पर इंडियन नेशनल यूनियन को कन्वर्ट कर दिया गया, और यहीं पर किसकी स्थापना की गई? अखिल भारतीय कांग्रेस की, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ये सभी को पता लग गया, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ढांचा या खाका जो बना रहे थे, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन दोनों का भी इंपॉर्टेंट रोल था। इनको भी बोला जाता है कि ये इसके वास्तुविद थे, या फिर ये इसके आर्किटेक्ट थे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कांग्रेस की जितनी भी आगे बैठकें होंगी, हर साल ही जनरली कांग्रेस का सेशन होता था, और दिसंबर के महीने के आसपास कांग्रेस का सेशन कंडक्ट कराया जाता था, क्योंकि वो पता है क्रिसमस की छुट्टियां पड़ती थी, तो भारत में ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो काफी सारी चीजें ब्रिटेन के हिसाब से इंडिया में एग्जीक्यूट होती थी। तो वो एक टाइम पीरियड था जब सब लोग एकत्रित होते थे भारत के किसी पर्टिकुलर जगह पर। जब कांग्रेस का सेशन होता था, बैठक होती थी, तो कांग्रेस के सभी मेंबर्स मिलते थे और डिसाइड करते थे कि आगे आने वाले एक साल में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। उस मूवमेंट पे कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता था जो इनको लीड कर रहा होता था, इनकी अध्यक्षता कर रहा होता था, ठीक है। तो इसी तरह जो पहला सेशन हुआ था 1885 में, उसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई थी? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी को सौंपी गई। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का डेटा है, याद रखना है। 72 प्रतिनिधि, 85 बोल रही थी, 72 प्रतिनिधियों के साथ ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात कर रहा है। अब देखो, कुछ कुछ जगह पर आपको
रटना ही पड़ेगा, जैसे नाम है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन एक होता है कि हम डायरेक्ट कहीं से याद कर ले डेटा, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद तो करना पड़ेगा, लेकिन हम स्टोरी के फॉर्म में याद करेंगे। तो जब हम स्टोरी पढ़ते जाएंगे, इनके नाम आते जाएंगे और हम याद करते जाएंगे। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ऐसे लीडर्स है जिन्हें बोला जाता है कि ये उदारवादी चरण के नेता थे, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में उदारवादी फेज के लीडर पूछ लेता है। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस अवॉइड करता है, स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, जैसे दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस। ये कुछ ऐसे लीडर्स थे, बहुत नाम इनका पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन से उदारवादी चरण को लीड कर रहे थे। तो ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि उदारवादी फेज 1885 से 1905 तक के टाइम पीरियड में एक अपने ही तरीके से लीड कर रहे थे। ठीक है, बोल रहे इसमें कुछ अन्य नेता भी थे जो हमें इस समय दिखाई दिए, जिनमें महादेव गोविंद रनाडे जी की बात होती है, बाल गंगाधर तिलक जी हो गए, शिशिर कुमार घोष हो गए, मोतीलाल घोष हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, सुब्रमण्यम अय्यर हो गए। तो ये कुछ और भी हमें इंपॉर्टेंट लीडर्स दिखाई दिए। तो ये सारे लीडर्स जो है वो इस समय हमें कांग्रेस में भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दिए। क्या कांग्रेस केवल पुरुषों का ही एक संघ था? नहीं, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी। तो बोल रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली महिला स्नातक हुई जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। 1890 में पहली बार उन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कांग्रेस की 1 by 1 सेशंस होंगे 1885 में, जैसे हमने देखा डब्ल्यूसी बनर्जी 1886, 1887, 1888। तो ये एक पूरा डेटा है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप लर्न करना चाहे कर सकते हैं। हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह का डेटा नहीं है, जो है वो स्टोरी में खुद आएगा आगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर स्पेसिफिक इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जब सुधार की बात कर रही है तो विमेंस जिनका सिचुएशन उस समय अच्छा नहीं था, हम वल्नरेबल सेक्शन में आते थे, तो उनको एक अच्छा एक मतलब सोसाइटी को मैसेज देने के लिए कांग्रेस जो है महिलाओं को भी बराबरी दे रहा था, उसमें महिलाएं भी रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसमें हम देखते हैं कादम्बिनी गांगुली का नाम आता है। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं, संगठन, समाचार पत्रों एवं साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी। 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया, तो क्या सारी जिम्मेदारी कांग्रेस ने उठा ली? नहीं, बोले जो प्रोसेस पहले चल रहा था वो ऑलरेडी चल रहा है। जो जैसे प्रेस की जो भूमिका थी, अलग अलग इंडिविजुअल जो लोग थे उनकी भूमिका थी, वो सब वैसे चल रही थी। नेशनैलिटी जो है उसको लोगों के अंदर डाला जा रहा था। हालांकि कांग्रेस ने अपने तरीके से काम करना चालू करा। और कांग्रेस अब क्या काम करेगी? कांग्रेस करेगी लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ब्रिटिश से मांगेगी कि देखो भाई यहाँ पे आपने कर ज्यादा लगाया, ये आप गलत काम कर रहे हैं, प्लीज इसे ठीक करिए। ये अब कांग्रेस करना चालू कर देगी। क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी? ये क्या है सेफ्टी वॉल्व? ये थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सिंपल सी कहानी है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। देखो, सेफ्टी वॉल मतलब एक प्रतिरक्षा का कार्य करना। अभी आपने देखा कि ये जो कांग्रेस है इसकी स्थापना में हमें कौन दिखाई दे रहे हैं? A.O. ह्यूम। बोल रहे हैं कि ये सेवानिवृत्त थे, ये रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी कि हम ब्रिटिश अधिकारी को इसमें इन्वॉल्व करें? तो देखो, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ब्रिटिश को ऐसी आशंका थी कि भारत में विद्रोह होने वाला है, जैसे 1857 में रिवोल्ट हुआ था ना, ऐसा ही विद्रोह दोबारा भारत में होने वाला है, ऐसा ब्रिटिश को लग रहा था। तो ब्रिटिश को जब ऐसा फील हुआ तो ब्रिटिश ने खुद A.O. ह्यूम को इस कार्य को सौंपा कि आप कोई इस तरह का संगठन बनाओ जो लोगों की भावनाओं को उजागर करने का माध्यम बने। अब लोग खुद को उजागर नहीं कर पा रहे हैं, या लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं, तो परेशान होकर क्या कर रहे हैं? मतलब हम तो एक्सप्लॉइट करेंगे, हमें थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना है, लेकिन लोग खुद ना विद्रोह कर दे, इसके लिए तुम उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ ताकि विद्रोह ना हो। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ब्रिटिश ने अपने आप को बचाने के लिए, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने के लिए जो A.O. ह्यूम है उनको ये उत्तरदायित्व सौंपा, और उन्होंने सेफ्टी वॉल्व का काम किया। किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। कैसे सेफ्टी वॉल्व का काम किया? कि भाई भारतीय जो विद्रोह करने वाले थे उनका विद्रोह दबाने के लिए कांग्रेस का इन्होंने गठन कर दिया, और कांग्रेस बोली कि आपको विद्रोह की जरूरत नहीं, हम आपके रिप्रेजेंटेटिव है ना, हम इनसे डिमांड कर रहे हैं, तो भारतीय धीरे से शांत हो जाएंगे। लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है, इंडियन हिस्टोरियंस का, कि देखो हम काफी लंबे समय से महसूस कर रहे थे कि हमें इस तरह का अखिल भारतीय कोई प्लेटफॉर्म बनाना है, तो हम ऑलरेडी इस तरह का सोच रहे थे। और हाँ, हम ये भी सोच रहे थे कि वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा? वो प्लेटफॉर्म लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, ब्रिटिश जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके
आर्थिक हित, राजनीतिक हित, उनको उनकी डिमांड करेगा वो प्लेटफॉर्म। और अगर इस तरीके का कोई भी हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कोई भी हम इस तरह की पार्टी बना रहे हैं जो कि इंडियंस के इन आर्थिक हितों, राजनीतिक हितों की बात करे, ब्रिटिश का असली चेहरा उजागर करे, तो ब्रिटिश उसको शुरुआत में ही दबा देगी। तो ब्रिटिश उसको कुचले ना, उस प्लेटफॉर्म को। इस वजह से डब्ल्यू.सी. बनर्जी को ए.ओ. ह्यूम को इंक्लूड किया गया कि जो ए.ओ. ह्यूम है, अगर ये इस तरह के प्लेटफॉर्म को बनाते तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के मन में ये संतुष्टि रहेगी कि देखो अपना ही व्यक्ति है, वही इसमें इन्वॉल्व है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो अलग तरीके से दो थ्योरी दिया जाता है सेफ्टी वॉल्व में। कुछ बोलते हैं कि ब्रिटिश ने ही कांग्रेस का निर्माण करवाया था, कुछ का कहना है कि नहीं, कांग्रेस की तो आवश्यकता थी और इसका गठन होना था, हमने ब्रिटिश इस पे प्रहार ना कर दे बनते ही इस राजनीतिक संस्था पर, इस वजह से हमने इसमें ब्रिटिश को इन्वॉल्व कर दिया, एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी को। इसके अलावा विपिन चंद्रा की जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी बता रखा है तड़ित चालक वाला कंसेप्ट है। विपिन चंद्र के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए तड़ित चालक या उत्प्रेरक का काम किया। तो देखो, एक तो था सबके मन में था कि हमको इस तरह की कोई स्थापना करना है, लेकिन सबको एक जगह पर इकट्ठा करना, वो काम किसने कर दिया? ए.ओ. ह्यूम ने किया। तो ए.ओ. ह्यूम ने सभी लोग जो ऐसा सोच रहे थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, बोले कि चलो अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉन्फ्रेंस के बाद ऑल इंडिया यूनियन बना रहे हैं और उसके बाद से फिर इंडियन नेशनल यूनियन बना रहे हैं, उसके बाद से फिर कांग्रेस का गठन हो रहा है। तो वो जो एक उत्प्रेरक का काम था वो किसने कर दिया? ए.ओ. ह्यूम ने कर दिया। तो विपिन चंद्र क्या बोलते हैं कि ये एक तड़ित चालक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सेफ्टी वॉल्व का कंसेप्ट क्या है, तड़ित चालक का सिद्धांत क्या है, अगर आपसे पूछ रहा है तो आई होप अब आप आंसर दे सकते हैं। सेफ्टी वॉल्व के कंसेप्ट में दो थ्योरीज हैं, एक बोलती है कि ब्रिटिश ने अपने प्रोटेक्शन के लिए कांग्रेस का गठन कराया, दूसरा बोलते हैं कि नहीं, हमने कांग्रेस का गठन करने में इसलिए रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी को इन्वॉल्व किया ताकि कांग्रेस बनते ही निपट ना जाए। ठीक है, कांग्रेस के लक्ष्य और उद्देश्य, ये जो कांग्रेस बनी थी इनिशियली, इसका क्या टारगेट था ये आपको ध्यान रखना है। केवल मॉडरेट फेज की बात कर रहे हैं, इन लोगों का लक्ष्य कभी भी ऐसा नहीं था कि हमें भारत को आजादी दिलानी, क्योंकि ये सोच रहे थे कि अच्छा है ना ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे हैं, डेवलपमेंट आएगा, ये सारी चीजें। तो कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने मंद गति पर चला। ये जो काम कर रहे थे, जो इनका प्रोसेस था, वो काफी ज्यादा हमें स्लो दिखाई देता है। ठीक है, इनका उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रिटिश जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करना, ब्रिटिश जो भी काम कर रहे हैं भारत में उनका असली चरित्र दिखाना भारतीयों को, ओके, और उसके बाद से ब्रिटिश के सामने भारतीयों की डिमांड रखना। ये इनका ऐसा मानना था क्योंकि ब्रिटेन में, यूरोप में वहां पे क्या चल रहा था? स्वतंत्रता, समानता। तो इनका कहना था कि जो खुद वहां स्वतंत्रता, समानता लेकर आए हैं वो भारत में भी लाएंगे, लेकिन इन्हें हमें समझाने और बताने की जरूरत है। जो उदारवादियों का भ्रम था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, ये पूरा उद्देश्य का लिस्ट लिखा हुआ है। बेसिक कॉमन वही है, लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, लोगों को जोड़ते हुए एक मूवमेंट स्टार्ट करना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना, राजनीतिक शिक्षा देना कि क्या क्या हमारे राइट्स हैं, हमारे पॉलिटिकल राइट्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी एक राइट है, राइट टू इक्वालिटी भी एक राइट है। तो लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों से परिचित कराना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना कि हम एक हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करें जहां से हम पूरा का पूरा मूवमेंट संचालित करेंगे जब आगे कभी हम आंदोलन किया करेंगे। देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेता कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करना कि हम सबको एक होकर देश को आजादी दिलाने के, एक नहीं होंगे, अलग अगर हम लड़ेंगे तो इजी नहीं होगा ये टास्क। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन कि जो हम पर रूल कर रहे हैं ब्रिटिश, हमें उपनिवेश बनाकर, उनके खिलाफ हमें लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं वो भावना भरनी है, उनको प्रेरित करना है। सामान्य आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना कि कोई भी हम कार्यक्रम चलाएं तो लोग जो है वो एक होकर जुड़ सके, कनेक्ट कर सके। तो ये सारा जो है करना चाह रहे थे। इसके साथ साथ हमारे समाज में जो गलत चीजें थी, जैसे जाति, धर्म, ये प्रांतीयता की भावना हमारे अंदर थी, हम एक जाति के हैं, हम इस धर्म के, हम इस प्रांत के, इससे उन्हें उभार कर बाहर लाना। ठीक है, नरम दलीय कांग्रेस या कांग्रेस का प्रथम चरण यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस चरण के कुछ महत्वपूर्ण नेता हुए, जिसमें हमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब
दिखाई देते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये 4-5 नाम जो है, रास बिहारी घोष, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट लीडर थे जो इसको लीड कर रहे थे। इन नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं के नाम से जाना जाता है। इन्हें प्रथम चरण का नेता, उदारवादी चरण का नेता भी कहा जाता है। ठीक है, ये नेता उदारवादी नीति और अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास करते थे, कि रिक्वेस्ट करने का अप्रोच ये रखते थे। उधेड़ते ये पूरा ब्रिटिश को थे, पूरा खोल देते थे सबके आगे, लेकिन बहुत ही पोलाइट वे में। ठीक है, इनकी यह विशेषता थी कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उभरने वाले नव राष्ट्रवादी, जिन्हें उग्रवादी करते हैं, ये उनसे थोड़े से डिफरेंट थे। नव राष्ट्रवादी या फिर उग्र राष्ट्रवादी वो थे जो कि ब्रिटिश के रूल को ही खत्म करना चाहते थे, जो कि जन आधार बनाना चाहते थे। तो ये उनसे काफी हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं। उदारवादी उपागम बोल रहा है, उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक रूप से संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। इन सारे टर्म्स को आप अच्छे से समझिएगा। कानून के दायरे में रहकर मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कानून का उल्लंघन हो। जो भी ब्रिटिश इंडिया में लॉ चल रहे हैं उस लॉ को फॉलो करते हुए सही अप्रोच के साथ अहिंसक रूप से संवैधानिक तरीके से हमें ब्रिटिश से अपनी मांग मनवानी है, ये इस अप्रोच में विश्वास रखते थे। तो भाई सामने वाले को अगर आप इस अप्रोच से विश्वास रखोगे, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। अब आप ये दबाव डालने पे विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, इससे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया हुई, ना से तो हाँ से ही। इसने कम से कम ब्रिटिश का चेहरा तो सामने लाना चालू किया, ब्रिटिश के सामने इंडियंस की बात तो की कि भाई ये राइट्स है इंडियन के, आप इन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। तो धीरे धीरे क्रमबद्ध राजनीतिक प्रक्रिया चालू हुई। हालांकि आरंभ में बहुत मंद थी, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट अप्रोच की थी, लेकिन फिर भी इसने अपना काम किया। ठीक है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदारवादी 2 प्रकार की नीतियों का अनुसरण करते थे। ठीक है, 2 प्रकार की पॉलिसीज इनकी क्या थी, ये जो भी चाह रहे थे उसके लिए ये 2 तरीके अपना रहे थे। पहला तरीका क्या था, भारत में राष्ट्र प्रेम और चेतना जागृत करना, उन्हें राजनीतिक मुद्दों पर जागृत करना। दूसरा, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना। ना केवल ये भारत में राष्ट्रवादी भावना जगाने के पक्षधर थे, बल्कि ब्रिटेन में भी भारत के लिए जन आधार विकसित करना चाहते थे, कि ब्रिटेन वासियों को भी बताया जाए कि ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में क्या कर रही है, ताकि वो लोग हमारे फेवर में आ सके। अपने दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1899 में डिसाइड किया कि लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो एक तो उद्देश्य था कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाना, दूसरा ब्रिटेन में भी भारत के लिए एक जन आधार तैयार करना, और उसी उद्देश्य के लिए इंडिया की स्थापना की गई। 1890 में नेहरू ने 2 वर्ष पश्चात यानी 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निर्णय लिया। हर साल ही कांग्रेस का सेशन चलता था इंडिया में किसी न किसी पार्ट में। तो 1892 में नेहरू ने डिसाइड किया था कि हम अच्छा जनाधार लंदन ब्रिटेन में कब विकसित कर पाएंगे, जब वहां कांग्रेस की बैठक होगी, वहां के लोगों के सामने बात लाई जाएगी। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया। हालांकि 1891 में लंदन में आम चुनाव आयोजित किए जाने के कारण यह निर्णय उन्हें स्थगित करना पड़ा। तो बेसिकली ये 2 उद्देश्य पर काम कर रहे थे। इंडिया में जो इंडियंस थे उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना जगाने के साथ ब्रिटेन में भी भारतीयों के लिए एक बड़ा जन आधार तैयार करना। उदारवादियों का मानना था कि अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का समय नहीं आया, ये ध्यान रखना है। ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का समय नहीं आया, ऐसा इनका कहना था कि हमको अभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम यहां से बाहर जाओ या हम खुद रूल करेंगे, वो समय नहीं आया। डायरेक्ट हम इनको चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, उदारवादी उपागम में आगे बोल रहा है उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना। अब देखो, मैंने पहले ही बोला कि इनका थोड़ा सा अप्रोच अलग था, तो क्या इनका कोई योगदान नहीं था? ये जो इतनी बड़ी संस्था बनाकर बैठे थे, नहीं, इनका बहुत ज्यादा हमें योगदान दिखाई देता है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इनका क्या योगदान था। इनका योगदान था कि ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां उजागर करना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से दादा भाई नेहरू जी ने इन्हें उधेड़ा था और बताया था कि आप भारतीय कच्चे माल और संसाधनों का निर्यात कर रहे हैं। हमारे जो रॉ मटेरियल है, कच्चे माल, जिससे भारत में उद्योग पनपाया जा सकता है, आप उन कच्चे माल और महत्वपूर्ण संसाधनों का बहुत कम कीमत पर निर्यात कर रहे हो, भारत से बाहर लेकर जा रहे हो। तथा ब्रिटेन में बना जो तैयार माल है, निर्मित माल है, उसको आप भारत के बाजार में ला दे रहे हो, जिससे हमारे उद्योग धंधे नष्ट हो जा रहे हैं, भारत के दस्तकार नष्ट हो जा रहे हैं और भारतीय बाजार पूरी तरह से यूरोपीय माल से भर जा रहा है। तो इनने इनकी आर्थिक नीति उजागर की कि आप इसमें किसका प्रॉफिट है, तुम्हारा प्रॉफिट है, और तुम हमारी
गवर्नमेंट होके अपने उस देश के प्रॉफिट के बारे में सोच रही हो, हमारे प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रही हो। तो इनका एक महत्वपूर्ण रोल क्या था कि दादा भाई नेरोजी ने निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने खुली तरीके से दर्शाया कि किस तरह ब्रिटिश जो है इंडियन वेल्थ को ड्रेन कर रही है, भारत के धन की बाहर निकासी कर रही है। उदारवादियों ने ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया जिसका मानना था कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण कौन है? ये उपनिवेशिक शासक ही है। मतलब एक तरफ तो ये ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों को उजागर कर रहे हैं, साथ ही भारतीयों में भी मतलब एक भारत का जनमत तैयार किया जिन्होंने बता दिया कि भाई तुम ही हमारी गरीबी और अन्य चीजों का कारण हो। इन्होंने यह भी बताया कि भारत में पदस्थ अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी वेतन और अन्य उपहारों के रूप में भारतीय धन का एक काफी बड़ा हिस्सा भारत से बाहर ले जा रहे हैं। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि भारत में जितने भी बड़े आधिकारिक पद है उसमें ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, ब्रिटेन से बुलाया जाता था, ठीक है। तो ये बोल रहे कि जितने भी आधिकारिक पद हैं उन पर आप ब्रिटेन से ही क्यों लोग भर रहे हो? क्या भारतीयों में काबिलियत नहीं है? आप इनको क्यों नहीं भर रहे हो? क्योंकि आपको चाहिए भारत से पैसा अपने देश भेजना है, तो बड़े बड़े पदों पर उन्हें बिठाओ जिसकी अच्छी खासी सैलरी हो, और सैलरी के फॉर्म में यहाँ से पैसा वहां जाएगा। क्योंकि आज मैं कहीं भी नौकरी करूँ, फाइनली मेरा पैसा तो वहीं जाना है जहां पे मेरा घर होगा, जिस भी स्टेट में है ना, वहीं खर्चा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी ये कि अगर इंडिया में वो पैसा खर्च होता, इंडियंस को मिलता, हम यहीं पर उसको खर्च करते, तो यहाँ के मार्केट बढ़ता। लेकिन ये यहाँ से पैसा दूसरी जगह जा रहा है, तो हमारा वेल्थ तो ड्रेन हो रहा है ना। इन्होंने बहुत क्लियरली इसको बताया। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर से सरकार से भारत की गरीबी दूर करने के लिए दो प्रमुख उपाय सुझाए। पहले तो इन्होंने, इनका योगदान क्या था? पहले तो इन्होंने ब्रिटिश की आर्थिक नीति उजागर की, एक अच्छा जनमत तैयार किया जिस जनमत ने बोल दिया कि भाई हमारी गरीबी का कारण पूरी तरीके से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है। तीसरा, इन्होंने उनको उपाय भी सुझाए। ये बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास करना चाहिए। बोल रहे कि जो काम आप ब्रिटेन में कर रहे हैं आप वो काम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं इंडस्ट्री बिठाने में सहयोग कर रहे हैं, और आप ना केवल उसका विकास, उसे संरक्षण दीजिए। जब कोई उद्योग चालू किया जाता है तो उसको संरक्षण भी दिया जाता है ना। अब आपने भारत में उद्योग तो प्रमोट कर दिया, लेकिन ब्रिटेन किससे लगातार वही उद्योग, वैसे ही उद्योग का सामान आ रहा है, तो उसका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा ना, बनते ही निपट जाएगा। तो बोल रहे कि उद्योगों का विकास करो, उसका संरक्षण करो। दूसरा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इन्होंने ये बात बोली। इन्होंने बोला कि हमारा हित तभी हो सकता है जब आप ये दो उपाय करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भू राजस्व में कमी करने और भी बहुत सारे मुद्दों को उठाए। इन्होंने बोला कि आप इतना ज्यादा क्यों लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ये हम इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू जो आप कलेक्ट कर रहे हैं इससे बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है किसानों पर। नमक कर का उन्मूलन करने को बोला कि नमक पर क्यों टैक्स लगा रही हो, ये तो एक ऐसी चीज है जो कि आम जीवन के हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है, तो आप इसको हटाइए। बागान श्रमिकों की दशा सुधारने, बहुत सारे असम और आसपास के क्षेत्र में चाय बागान थे जहां पर श्रमिकों की बहुत दयनीय स्थिति थी। ये बोलते हैं आप उसको सुधारिए। सेना के खर्च में कटौती करने की बात की कि आप इतने सारे जो मिलिट्री जो सैन्य अभियान चलाते हैं दूसरे देशों में, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, या तो हमारा लेना देना होता, नहीं लेना देना, लेकिन फिर भी आप वो बड़े बड़े सैन्य अभियान चलाते हैं, उसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी को उठाकर ले जाते हैं। सेना का इतना खर्चा होता है, जब खर्चा होता है सेना पे ज्यादा तो आप हमारे टैक्स बढ़ा देते हैं, रेवेन्यू बढ़ा देते हैं, इससे हम पर खर्चा बढ़ जा रहा है और उस अभियान का हमारे देश से कोई लेना देना भी नहीं होता है। तो इस तरह की चीजें ये बोल रहे हैं। तो एक तरफ तो इन्होंने बोला कि आप किस तरह से आर्थिक रूप से सुधार करिए। दूसरा, व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार, यानी जो कानून बनाने वाली संस्था भारत में थी, सेंटर लेवल पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम वॉइसरॉय कहते हैं, वॉइसरॉय की कानून बनाने वाली संस्था, जिसको बोलते हैं हम विधान परिषद उस समय कहा जाता था। इसी तरह हर एक प्रांत में गवर्नर होता था, गवर्नर की भी कानून बनाने वाली इसी तरीके की संस्था थी। तो ये जो कानून बनाने वाली संस्था है, इसमें भी ये सुधार की मांग करते थे। इनका कहना था कि भाई जो 1920 तक तो ये स्थिति थी कि भारत में व्यवस्थापिकाओं को कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सर्वप्रथम, मतलब जो कानून बनाने वाली ये संस्था भी थी ना, इसको एक्चुअल में बहुत कुछ खास राइट नहीं था। वॉइसरॉय के पास पावर है, एग्जीक्यूट जो कर रहे हैं उसके पास पावर है, गवर्नर के पास पावर है, एग्जीक्यूट जो कर रहे हैं पावर है, लेकिन जो उनके साथ कानून बना रहे हैं ना बैठकर, एक कानून तो ब्रिटेन से बन कर आ रहा है, एक कानून ये खुद भी बना रहे हैं लोकल लेवल पर। तो वो जो कानून बना रहे हैं, उस कानून बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो ये संस्था है व्यवस्थापिका,
इसके पास में कोई स्पेसिफिक राइट नहीं थे। दूसरा, इनकी जो व्यवस्थापिका थी, कानून बनाने वाली जो संस्था थी, उसमें इंडियंस भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देती हैं। तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। तो हम डिमांड कर रहे थे कि आप इन कानून बनाने वाली संस्था में इंडियंस को भी लेकर आइए। हम खुद क्यों नहीं देश के लिए कानून बना सकते? क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ था। विद्रोह के बाद महारानी ने बोला था कि हम भारतीयों को इन्वॉल्व करेंगे। तो 1861 का कानून आया, जिसमें पहली बार केंद्रीय विधायिका में भारतीयों को जगह दी गई और 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया। तो वो जो भारतीय थे, ना तो इलेक्शन से आए थे, वो भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही चाटुकार थे। तो ये भारतीय जो सम्मिलित भी हुए ना वायसराय की कानून बनाने वाली परिषद में, उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया कि भाई ठीक है, इन्होंने दर्शाया कि ना केवल आप भारतीयों की संख्या बढ़ाइए, बल्कि सही प्रक्रिया से उन्हें वहां भेजिए और उन्हें अधिकार दीजिए। ऐसा नहीं कि अपने चाटुकरों को बिठा दीजिए। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद भारत के किसी भी विषय पर कानून बना सकता था। इसकी जो विधान परिषद थी ना, उस पर बहुत ज्यादा राइट थे, लेकिन वो भी राइट एग्जीक्यूटिव से ज्यादा नहीं थे। लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बहुत कम होती थी, और जो होती भी थी, जो भारतीय होते भी थे, वो धनी, प्रभावशाली और अंग्रेजों के भक्ति होते थे। उन्हें अंग्रेज वहां लेकर जाते थे। नाम मात्र के ही बौद्धिक व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का नाम बोल रहे हैं, सैयद अहमद खां या वीएन मंडलिक बोल रहे, कुछ ही ऐसे लोग थे जो कि एक्चुअल में वहां जाकर कुछ कर पाए थे। ठीक है, इसी प्रकार 1861 के एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को जन्म दिया। अब ये जो 1861 में पहली बार भारतीयों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सामने वापस से इन लीडर्स ने 1885 के बाद ये डिमांड रखी कि व्यवस्थापिका में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। तो 1885 से 1892 तक इन्होंने जो डिमांड रखी वो फुलफिल हुई, और 1892 में वापस से ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कानून बनाया, जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। और इस एक्ट में देखो सक्सेस मिला हमें। जो ये परिषद थी, परिषद का आकार बढ़ा दिया गया, मतलब अब इसमें इंडियंस की संख्या बढ़ा दी गई। दूसरा, ये जो परिषद थी ना, इसको थोड़े से ज्यादा राइट दिए गए। अब तक ये परिषद केवल कानून बनाती थी, अब इस परिषद को ये अधिकार था कि जब भी सरकार बजट लाएगी, वो बजट में जो भी चीजें लेकर आ रही है, उस पर हम उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ये राइट पहली बार यहां दिया गया। तो इन्हीं उदारवादियों का प्रयास था कि 1892 के काउंसिल एक्ट में ना केवल भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई परिषद में, बल्कि परिषद के अधिकार भी बढ़ा दिए गए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि किंतु इन अधूरे संवैधानिक सुधार, 1892 का जो काउंसिल एक्ट था, उससे भी हम बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तो इन अधूरे संवैधानिक सुधारों ने कांग्रेस को संतुष्ट नहीं किया, तथा अपने वार्षिक अधिवेशन में इसने और भी कई सारे सुधारों की मांग की कि ये जो कानून बनाने वाली परिषद है, इसमें और सुधार की आवश्यकता है। इनमें निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो। इनका कहना था कि जो इंडियंस जा रहे हैं, वो इंडियंस इलेक्शन से जाने चाहिए, तभी लोग अपने पसंद के व्यक्ति को भेजेंगे जो वहां जाके उनके लिए काम करेगा, और जो जाएगा उसको डर रहेगा कि भाई इलेक्शन से आया हो तो काम करना पड़ेगा। उन्हें बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार मिलने चाहिए, केवल क्वेश्चन पूछने का नहीं, बल्कि नियंत्रण कि इतना बजट जो है, इतना लाया है, इसको हम पास नहीं करेंगे या ये गलत है। ठीक है, उन्होंने नारा दिया बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। उन्होंने बोला कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई वहां पर नहीं है, तो आप हमसे टैक्स क्यों ले रहे हो? मतलब हमारा इलेक्शन से अगर कोई व्यक्ति वहां नहीं जा रहा है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो बिना हमारे रिप्रेजेंटेटिव के हम पर रूल करने के लिए टैक्स नहीं पे करेंगे। इस तरीके का नारा देकर इन्होंने व्यवस्थापिका में सुधार की बात की। इसी समय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की मांग चालू की। पहली बार स्वराज्य का कंसेप्ट हमें यहाँ पर दिखाई दिया, जहां पर हम थोड़ा सा बोलेंगे कि हमें भारत में खुद रूल करने का राइट दिया जाना चाहिए। खुद रूल मतलब इंडिपेंडेंस नहीं बोल रहे थे, खुद रूल मतलब कि क्यों ना हम खुद कानून बना के अपने हिसाब से देश का मैनेजमेंट करें, तुम शासक बने रहो। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासित उपनिवेश बनाया जाए। ये स्टार बना लेंगे। स्वशासित उपनिवेश का मतलब है कि हम खुद कानून बना के अपना मैनेजमेंट देखें, लेकिन आपके अधीन रहते हुए रहेंगे, हम आपके उपनिवेशी, लेकिन खुद कानून बनाएंगे, खुद अपना मैनेजमेंट करेंगे, जैसा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई जब उनको मौका मिला। 1892 के बाद हमने काफी इंपॉर्टेंट वहां पर रोल प्ले किया। 1909 का काउंसिल एक्ट जो आता है उसमें भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल था। 1909 के काउंसिल एक्ट में हमारा जो भारतीय थे उनको प्रांतीय विधानसभाओं में बहुमत में आने का अधिकार दे दिया, जिसका हमने बहुत यूज किया। और जैसे जैसे विधान परिषद में हमारे नंबर्स बढ़ रहे थे, धीरे धीरे हमारा रोल भी बढ़ रहा था। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इतना ही नहीं, इन ये जो हमारे उदारवादी चरण के नेता थे उन्होंने अक्षम कार्यपालिका की खामियां उजागर की। अक्षम कार्यपालिका मतलब जैसे वॉइस रॉय है, इसकी हेल्प दो सिस्टम कर रहे हैं, एक जिसको आप विधायिका बोल रहे हैं, दूसरा जिसको कार्यपालिका कहते हैं। जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी हेल्प कौन करते हैं? तो हमें दिखाई देता है प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए एक तो कानून बनाने वाला स्ट्रक्चर है, जो पार्लियामेंट है वो कानून बना रही है, दूसरी तरफ एग्जीक्यूट करने वाला स्ट्रक्चर है जो उनकी हेल्प कर रही है एग्जीक्यूशन में। ठीक है, तो इसी तरह के दो स्ट्रक्चर थे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो विधायिका है इसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाने, अधिकार बढ़ाने के साथ साथ हमने कार्यपालिका की अक्षमता भी दर्शाई कि ये जो कार्यपालिका है इसमें ब्रिटिश ही सारे बैठे हुए हैं। इंडियंस कार्यपालिका में एक भी नहीं था। विधायिका में हम घुस गए थे, कार्यपालिका में हम पहली बार घुसेंगे 1909 के मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म से। मैं उसके पहले की बात कर रही हूँ। तो अक्षम कार्यपालिका की खामियां हमने दिखाई कि ये जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं ये लोग किस तरीके से भेदभावपूर्ण नीति बना रहे हैं, इन सब का हमने विरोध किया, इनको इनका असली चेहरा दिखाया। इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी सरकार की वास्तविक मंशा को उजागर किया, स्वशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रवादियों की सबसे प्रमुख असफलता यह रही कि वह इन कार्यक्रमों और अभियानों में जनाधार नहीं बढ़ा सके। अब देखो, ये पूछ रहे हैं ना कि इन्होंने किया क्या, तो हमने ये बताया कि कैसे आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, कैसे विधायिका में हम उनको बोल रहे हैं कि ये चेंजेस लाइए, किस तरह से हम कार्यपालिका में चेंजेस लाने की उसका असली चेहरा रख रहे हैं। लेकिन इन सारे प्रोसेस में हम लोगों को अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाए। यही उदारवादियों की एक बहुत बड़ी गलती हमें दिखाई देती, क्योंकि लोग अगर कनेक्ट हो जाते ना, जन आधार बना होता, तो ब्रिटिश सरकार पे दबाव पड़ता, जो उन पर नहीं पड़ा। सामान्य प्रशासकीय सुधारों हेतु उदारवादियों ने कई सारे प्रयास किए। जैसे विधायिका में सुधार के लिए इन्होंने बोला जो प्रशासन कर रहे हो इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। क्या? सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की। हमने बोला जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं आप इनका भारतीयकरण करिए। भारतीयकरण का मतलब है कि सरकारी सेवाओं में भारतीय ही जाए। ओके, जो आप बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर किसको बिठा रहे हो? अपने मनमाने पसंदीदा ब्रिटिश व्यक्ति को बिठा रहे हो, ये गलत कर रहे हो। क्या भारतीय इतने योग्य नहीं है? हम तो इतने योग्य, हम तो दूसरे देश में जाके शासन कर ले रहे हैं। तो यहां पर ये थोड़ा सा बोला गया है कि किस तरह के हमें किस किस तरह के प्रशासनिक सुधार करने चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। पहला बोला सरकारी सेवाओं का हमें भारतीयकरण करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमने इसकी डिमांड की कि जो भी भारत में सेवाएं हैं इनका हमको भारतीयकरण कर देना चाहिए। समझ में आ गया? ताकि बड़े अधिकारी पद पर भारतीय भी जा सके। ठीक है, और जो भी सैलरी दी जाएगी, जो भी वेतन दिया जाएगा, वो भारतीयों को मिलेगा। और उस सैलरी का यूज हम कहां कर पाएंगे? इंडिया में ही उस सैलरी का हम यूज कर पाएंगे। मतलब जो हमारा वेल्थ ड्रेन हो रहा है ना, वो ड्रेन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बोल रहे हैं न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर देना चाहिए। क्यों सेपरेट कर देना चाहिए? क्योंकि एग्जीक्यूशन भी आप करेंगे, ठीक है, और फिर जुडिशरी का रोल भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं एग्जीक्यूशन में, तो फिर हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं कोर्ट के पास जाते हैं, जुडिशरी के पास जाते हैं। लेकिन अगर जुडिशरी में भी एग्जीक्यूशन का ही रोल है, एग्जीक्यूटिव का ही रोल है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। यानी एग्जाम में लिखने वाले भी आप ही हो और एग्जाम में चेक करने वाले भी आप ही हो, तो टॉप भी कौन करेगा? आप ही करोगे। तो अगर प्रशासन भी आप ही चला रहे हो, न्याय भी वही व्यक्ति देगा, तो फिर गड़बड़ है ना। बस उसको ये बोले थे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक दूसरे से सेपरेट किया जाए। पक्षपातपूर्ण और भ्रष्ट नौकरशाही, लंबी और खर्चीली न्यायिक प्रणाली की भर्त्सना की। बोला कि ये जो आपकी नौकरशाही है ना, ये पक्षपातपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा लोगों में भेदभाव करती है, यूरोपियंस के साथ अलग बिहेव करती है, इंडियंस के साथ अलग बिहेव करती है। और जो खर्चीली न्यायिक प्रणाली है कि अगर आपको जस्टिस चाहिए तो इतना लंबा प्रोसेस है या फिर इतना ज्यादा खर्चा है जिसमें आम आदमी जिसको लेकर सफर नहीं कर सकता, तो लोग फिर उस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी करिए। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेश नीति की आलोचना की। आक्रामक विदेश नीति का क्या मतलब है? कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट लगातार दूसरे देशों में अटैक कर रही है, अटैक कर
जो भी वो एक्सपांशन कर रही है, उन क्षेत्रों को मिला रही है। इंडियंस ऐसा नहीं चाहते थे, हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप यूरोप में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स के चलते इंडियंस जो है या फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी, आप उसको इन्वॉल्व कर दे रहे हो उन वॉर्स में कि अरे रशिया जो है उससे हमें खतरा है, तो चलो अफ़गान जो इसे अपने नियंत्रण में करो, अफ़गानिस्तान को, बर्मा को अपने नियंत्रण में करो, क्योंकि यूरोपियन पॉलिटिक्स से आप पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर आप क्यों हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? हमने बोला कि इससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है, और खर्चा बढ़ने से क्या होगा भाई, इंडियन सफर करेंगे ना, टैक्स रेवेन्यू सब हमारा बढ़ जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी मद, इन्होंने बोला कि आपको खर्चा करना चाहिए किस पे, इंफ्रा पे करना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम रेवेन्यू पेयर हैं, हमें हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो यहाँ पर यही बोलते हैं कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन सब में आप ज्यादा से ज्यादा व्यय करिए, है ना। स्वास्थ्य स्वच्छता पर आपका कोई व्यय नहीं है। प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा में ज्यादा व्यय करने पर जोर दिया कि जो लोग हैं उनको बेसिक एजुकेशन मिल सके, टेक्निकल एजुकेशन मिल सके, इस पर हमारा जोर था। कृषि पर जोर दिया कि जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि देखो भारत कहाँ बसता, गांव में बसता। आज तो फिर भी नगरों का इतना प्रसार हुआ, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करती है, लेकिन उस टाइम पीरियड पर हम क्या देखते थे, उस समय हमें दिखाई देता है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गांव में थी, 80% अराउंड, और वो किस पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। और एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में मॉनसून पर बेस्ड रहता है, और मॉनसून किसी भी साल इधर उधर हुआ तो क्या हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है ना, वो भी ऐसे देश में जहां पर इतना भारी लगान वसूल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फिर इन्होंने बोला कि आप इंडियंस जो फार्मर्स हैं उनको इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी पर खर्चा करिए, थोड़ा उधर के लिए बजट लाइए, ताकि सिंचाई सुविधा ज्यादा से ज्यादा विकसित की जा सके, जिस पर ये कोई काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा कृषकों के लिए कृषक बैंक की स्थापना की बात कही इन्होंने। जैसे आज हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे बैंक के थ्रू जो फार्मर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड कराती है, तो इनका कहना था कि आप इनको भी लोन प्रोवाइड कराइए, ठीक है। भारत के बाहर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्य भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने की बात की कि जितने भी इंडियन लेबर्स इंडिया के बाहर, आज भी देखा आपने बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा दूसरे देशों में हमें दिखाई देता है। तो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि आप हमारी गवर्नमेंट है, आपका ये काम है कि आप इंडियन डायस्पोरा जो है, जो दूसरे देशों में हमें भारतीय दिखाई दे रहे हैं, उनके हित की बात करें। जो दूसरे देशों में भारतीय मजदूर कार्यरत हैं उनको एक अच्छा, एक बेसिक लाइफस्टाइल मिलना चाहिए। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की बात की इन्होंने। नागरिक अधिकार में क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार। इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप हमारे देश के नागरिकों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दीजिए, कि हम अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके। अभिव्यक्त करना बहुत जरूरी है भाई, आप हमको एक्सप्रेस ही नहीं करने दे रहे हो। जो राइट आप अपने यूरोप में, ब्रिटेन में लोगों को दे रहे हो, वो इंडियंस को क्यों नहीं दे रहे? तो इंडियंस में, सॉरी, सिविल राइट में बेसिक राइट क्या होता है, हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपको कोई कुछ बोलने ही नहीं देगा, आपको भूख लगा और आप बोलोगे भाई मेरे को भूख लगा, और आपकी मम्मी आके 2 झापड़ मारे, फिर कैसा लगेगा? तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए ना, अपना एंगर, अपनी हैप्पीनेस, अपना हर एक जो भी है अंदर से जो भी फीलिंग आ रही है आप उसको एक्सप्रेस कर पाए। आपको गुस्सा आता है, आप चुप हो जाते हो ना, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन का। अब आपको बोल दे कोई कि नहीं तुम चुप नहीं हो सकते, तुम गुस्सा नहीं दिखा सकते, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि हमने बोला कि आप लोगों को राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दीजिए। लोग, प्रेस की स्वतंत्रता, जो मीडिया है उसको आप पूरा फ्रीडम दीजिए। जैसे हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने अलग अलग एक्ट लाके प्रेस पर नियंत्रण स्थापित किया। इन्होंने गलत कर रहे हो आप, प्रेस को पूरी तरह से स्वतंत्रता दीजिए। भाषण की स्वतंत्रता दीजिए। लोग अपने आप को लोगों के सामने, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, वो अपने लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, स्पीच दे सके, ठीक है। ये सब बातें ये कर रहे थे। 1897 में बाल गंगाधर तिलक और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं और पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो भी बात कर रहे थे ना, नागरिक अधिकार की, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, इन सब को लेकर एक थोड़ा सा मूवमेंट चला दिया गया। और इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिश ने कैसे इनको मैनेज किया, तो ब्रिटिश ने बहुत ही क्रुएलिटी से 1897 में बाल गंगाधर तिलक और जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, पत्रकार थे, उनको गिरफ्तार किया। और जब इन्होंने इनको गिरफ्तार किया, तब हमारे भारत के जो लोग, जिनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, वो एकदम से उठ खड़े हो जाएंगे और वो इमीडिएटली एक रिएक्शन देंगे, जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। नाटू बंधुओं की गिरफ्तारी और निर्वासन के प्रश्न पर भी भारतीयों ने कड़ा रोष दर्शाया। यानी जो नाटू बंदी है ना, उन्हें केवल गिरफ्तार किया गया, बल्कि उनको यहाँ से बर्मा जेल भेज दिया गया। इनका फेवरेट प्लेस था रंगून, वो गाना सुना है ना, मेरे पिया गए रंगून, तो वो वही आज का जो म्यांमार है, बर्मा, उसकी कैपिटल हुआ करती थी, तो वहां पर भी निर्वासित कर देते थे, देश निकाला दे देते थे। तो ये जो 2 एक्टिविटी की इन्होंने
इससे इंडियंस के सामने इनका असली चेहरा आ गया। ठीक है, जनसाधारण की भूमिका। अब देखो जनसाधारण का क्या भूमिका था, जन आधार बहुत सीमित था, लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, बोल रहे हैं कि इसका मुख्य कारण था प्रारंभिक राष्ट्रवादी खुद लोगों को कनेक्ट नहीं करना चाह रहे थे। उनका मानना था भारतीय समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, उनकी सोच अभी संकीर्ण है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को कनेक्ट करना सही नहीं होगा। ठीक है, और जो हमारा पहला चरण था, इस चरण में बस ये यही चाहते थे कि लोगों को ब्रिटिश नीतियों से अवगत कराया जाए, लोगों के बीच में आपस में एकीकरण लाया जाए, लेकिन इनको हम मूवमेंट की कमान नहीं सौंप सकते। व्यापक जन समर्थन जब आपको नहीं मिलेगा तो क्या ब्रिटिश पे कोई प्रेशर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ब्रिटिश भी बिल्कुल चिल थी, क्योंकि उसको पता था कि हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। तो व्यापक जन समर्थन के अभाव में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख नहीं अपना पा रहे थे। लेकिन बाद में राष्ट्रवादियों में उदारवादियों की इस सोच में अंतर है। बाद के जो राष्ट्रवादी, जैसे उग्र राष्ट्रवादी, वो लोगों को कनेक्ट करेंगे और लोगों को मूवमेंट से जोड़ेंगे, जो हम 1905 के स्वदेशी आंदोलन में देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही बताया गया। ब्रिटिश सरकार का क्या रुख था, तो ब्रिटिश सरकार प्रारंभ के वर्षों में कांग्रेस से बहुत खुश थी। 1887 के बाद उन्हें लगा कि नहीं, कांग्रेस तो जो है गड़बड़ कर रही है, कांग्रेस हमारी सारी पोल पट्टी खोल रही है। तो 1887 के बाद ब्रिटिश और कांग्रेस के रिलेशंस थोड़े से हमें बिगड़ते हुए नजर आते हैं। इसके पश्चात सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार करा, मतलब कांग्रेस के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी गवर्नमेंट, और कांग्रेस को अलग अलग तरीके से नाम दिया जाएगा, उनका उपहास उड़ाया जाएगा, जैसे राजद्रोही ब्राह्मण कुछ लोग कह रहे थे, कुछ ब्रिटिश अधिकारी राजद्रोही विप्लवकारी। तो 1887 तक ब्रिटिश को कांग्रेस से कोई डर नहीं था, वो इसे अपना ही आदमी मान रही थी। 1887 के बाद इसने बिल्कुल इसका विरोधी रुख अपनाया, और 1805 के बाद तो कर्जन है वो इसको मैनेज करने के लिए कोशिश करता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और बनती भी 1806 में मुस्लिम लीग। ओके, डफरिन जो था ब्रिटिश वॉइस हो रहा है भारत में, उसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहा था। कालांतर में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो राज करो की नीति अपना ली, यानी कैसे उसे कांग्रेस को मैनेज करना था। उसने मुस्लिम लीग का गठन कराया 1906 में, और मुस्लिम लीग को इसके खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया कि भाई इन्हें आपस में भिड़ाते रहो तो हम तक बात नहीं आएगी, जब भी कांग्रेस उठेगी इससे हम इसे मैनेज कर लेंगे। और कांग्रेस के विरोधी संगठनों को बढ़ावा दिया, जिसमें हमें यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना दिखाई देती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। छोटे छोटे से चैप्टर्स है, थोड़ा सा कंसेप्ट है। आज की क्लास में हमने क्या जाना कि ये जो उदारवादी फेज है वो हमने पढ़ा, इनकी क्या एक्टिविटी थी वो हमने पढ़ा, इनका क्या इम्पैक्ट था वो हमने पढ़ा, प्लस लोगों ने कैसे रिएक्ट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या रिएक्ट किया वो हमने जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।